आप तो हैं ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, एक तो आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरे भ भ भ वाले करते हैं, मतलब भारत से भागे हुए भारतीय जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 90% अगर आपका एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं, तो यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। मैं बोल सकता हूँ कि हम ऑलमोस्ट 30 देश में अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर जोग्राफी हमारी यूरोप है। हम इटली, फ्रांस, ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, ये तो कुछ कंट्रीज है। रेलवेज में जो वैगन बनाने वाली कंपनीज होती थी, उनके शेयर्स को सिर्फ बजट के टाइम में थोड़ी सी उछाल आती थी। आज देखिए जो वैगन्स बनाने वाली कंपनीज है, उनके शेयर्स क्या हो गए हैं। उस जमाने में मैं भी कहता था कि सिंगल कंपनी जो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है और सिर्फ उसका सिंगल बायर है इंडियन रेलवेज, आप ऐसे शेयर्स को कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन आप हर चीज़ जो छुओगे कहीं ना कहीं आपको कास्टिंग दिखेगी। और फाउंड्री में बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे कि कंफर्टेबल जॉब्स जो यंग युवा जो आज जो जा रहे हैं, वो कंफर्टेबल जॉब्स देखते हैं कि एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठना है, बट दोज आर एक्चुअली लो पेइंग जॉब्स। अगर आप एक फाउंड्री में इंजीनियर्स देखेंगे तो दे आर मेकिंग मच मोर मनी। ये जो नेगेटिविटी जो एक फैलाई जाती है कि 12 लाख से शुरू करिए, अरे क्या, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, कहीं पे भी संतुष्टि रखिए। अगर कोई दूर का हीरा भी अगर आपको दे दिया जाए, आदमी सेटिस्फाई नहीं होगा, विच आई ऑफ कोर्स यू विल एग्री विद मी। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. वेलकम टू जोश टॉक स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको नए नए एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के जो ग्रोथ स्टोरी में इन्वॉल्व है, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं कलकत्ता से सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड, जो इनकी फैक्ट्री दुर्गापुर में, विच इज सपोज टू बी स्टील सिटी और इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इनके बड़े डायनामिक यंग टर्क हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अखिलेश सखलेचा। इनकी मैं स्टोरी आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ और उसके बाद मैं इनका आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि ये कंपनी इनके फादर ने शुरू की थी और जब फादर इस कंपनी को चलाते थे तो इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी एंड अखिलेश हैड गॉन टू यूएस टू कंप्लीट हिज स्टडीज। उसके बाद फॉर वेरी केम बैक टू इंडिया, इनफैक्ट हिज फादर पास्ड अवे एंड इट वाज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो अखिलेश ने इस कंपनी की जो कमान है अपने हाथों में लेके उस कंपनी को टर्न अराउंड किया एंड टुडे इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, इनफैक्ट इन द स्टील सिटी ऑफ दुर्गापुर। दोस्तों, जब हम दुर्गापुर की बात करते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जितने भी स्टील प्लांट्स हैं, वेदर इट इज राउरकेला, भिलाई, बर्नपुर, और दुर्गापुर, दे ऑल केम अप विद नॉट विद अमेरिकन टेक्नोलॉजी बट रशियन टेक्नोलॉजी से आए। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ वेबर्स थ्योरी ऑफ प्लांट लोकेशन, इन्होंने कहा कि हम भी अपना फाउंड्री यूनिट स्टील सिटी दुर्गापुर में ही लगाएंगे सो दैट देयर इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। चलिए दोस्तों, ये लंबा सफर इस यंग टर्क ने कैसे किया, इनसे जानते हैं। तो इनको मैं मिलवाता हूँ। अखिलेश, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड लॉट ऑफ थैंक्स हमारी तरफ से, जोश टॉक की तरफ से, कि आप कलकत्ता से ऑल द वे आए टू डू दिस प्रोग्राम विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजेश जी। तो सबसे पहले अखिलेश जी ये बताइए कि आपने फाउंड्री में अपनी जर्नी कैसे शुरू की। राजेश जी, सबसे पहले तो मेरी शिक्षा कलकत्ता से हुई थी। फिर मैंने हायर स्टडीज़ के लिए फिर मैं यूएस गया था पढ़ने। और उसके बाद फिर जब मैं यूएस में पढ़ ही रहा था, मुझे अकस्मात एक फ़ोन आया कि घर आ जाओ। तो मैंने कभी कॉम्प्रिहेंड भी नहीं किया था कि मेरे फादर की कोई ऐसी तबीयत ख़राब होगी। फिर मैं घर आया और 2 महीने बाद माय फादर लेफ्ट अस। सो दैट वाज अ ह्यूज शॉक। वो हमारे लिए, मैं उस समय 22 साल का था। मेरे बड़े भाई जो जिनके साथ मैं ये बिज़नेस चलाता हूँ, वो 24 साल के थे। तो 22 और 24 साल के यंग बॉयज़ वर लेफ्ट टू डील विद द फाउंड्री। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा शॉक, चैलेंज। बट टू द एडवेंट ऑफ दैट, वो मेरी मदर उस समय हमारे लिए एक रॉक ऑफ जिब्राल्टर या नॉर्थ पोल हमें संभाल के रखा। तो आज मैंने जैसे एक छत चला गया था सुबह, तो हमारे फादर, जब हु वाज आवर हीरो, हम लोग हमेशा उनको
देखते थे उनके शूज़ में जाने के लिए, और मैं अचानक वहाँ पे पढ़ रहा था और पढ़ते-पढ़ते ये इन्फॉर्मेशन आई। और हम कहते हैं ना, लाइफ में हम लोग बहुत सारे चीज़ प्लान करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरे फादर की फाउंड्री है, मेरे ब्रदर मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, और मेरे लिए लॉजिकल प्रोग्रेशन होगा कि मैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ, जो कि वहाँ पर मार्जिन्स बेटर है यूएस में। हम लोग तो जस्ट मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई थी, मैं कैलिफोर्निया में था, मैं 1-2 महीने देख रहा था, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस, वेयरहाउसेस देख रहा था, सडनली ये कॉल आया एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ। उसके बाद फादर के बाद हमने डिसाइड किया कि मेरे को ब्रदर को भी सपोर्ट चाहिए, फिर मैं यहाँ रह गया। नेवर आई थॉट दैट आई वुड बी अ फाउंड्री मैन। मैन्युफैक्चरिंग में जाना, बहुत सारी चीज़ है, नुआंसेस, डिटेल्स, सारे कुछ देखते हुए मैंने मैन्युफैक्चरिंग देखा, बहुत कुछ सीखा। और जो सब टेक्स्ट बुक में पढ़ा था राजेश जी, वो सब नहीं मिला, बट लेकिन लाइफ में वर्किंग एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बहुत बार देखा, सीखा, पढ़ा, हारे, सीखा, फिर गए। उसके बाद हम ऑलरेडी इस मुकाम तक आए कि हमें समझ आई, हमने काम बड़ा किया। तो ये मेरा लाइफ का ब्रीफ एक जर्नी इंट्रोडक्शन है, और आज मैं आपके सामने इस मंच में बैठा हूँ। तो अखिलेश जी, सबसे पहले तो जैसे आपकी कंपनी है सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड दुर्गापुर में इन द स्टील सिटी, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक यू टू डिस्क्राइब, अपने कंपनी को डिस्क्राइब करिए, कैसे आप, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर कंपनी? देखिए, सुपर आयरन फाउंड्री इट्स अ नॉट अ कंपनी, इट्स एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग, इट रेजेस लाइक गूज बम्प्स। ये इतनी बड़ी नाम ये हमें अपने फादर से दिया हुआ है, और इस कंपनी को हमें फादर से मिला, बट लेकिन हम इसे और बढ़ाए, दोनों ब्रदर हमने इसमें काम किया। तो ये कंपनी बेसिकली एक फाउंड्री यूनिट है। हम जब हमारी मेन फाउंड्री जो मदर यूनिट है वो हावड़ा में है, जो उसमें हम स्टार्ट किया था काम, और वो 1977 में वो फाउंड्री हम मेरे फादर ने स्टार्ट की। तो वहाँ से उनकी जो जर्नी स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग, लेट 80s से एक्सपोर्ट हम करने लग गए। मेन मार्केट हमारा एक्सपोर्ट 80s, लेट 80s से अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए डंपिंग ड्यूटी थी हमारे प्रोडक्ट में। आज भी आप अगर अमेरिका जाएं तो हर सिटी में कवर्स अगर आप जाके देखेंगे तो सब में मेड इन इंडिया लिखा रहता है। ये बहुत गर्व की बात है। जैसे हम इस बिज़नेस में रहते हैं, बोलते हैं ना कि हमें बहुत ह्यूमिलिटी आ गई है कि हम हमेशा अपना सर नीचे देखते हैं, क्योंकि हम कवर देखते हैं नीचे। तो उस वो एक जर्नी रहा हमारे कंपनी का कि वो हम मैन्युफैक्चर करने यूएस के लिए बनाए। उसके बाद फिर मैं जब 2005 में जब आया, तो उसके बाद ये कंपनी हम सिर्फ ग्रे आयरन बना रहे थे। हमने 2009 में एक यूनिट लैंड लिया दुर्गापुर में, उसको डेवलप कराए, और 2013 से जो सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड स्टार्ट हुआ, और उसमें हम डक्टाइल आयरन फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किए। इसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी, जितने भी लेटेस्ट तकनीक आप सोच सकते हैं फाउंड्री यूनिट में होनी चाहिए। हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन, और रोबोटिक पेंटिंग, रोबोटिक ग्राइंडिंग, ऑटोमेटिक पोरिंग मशीन, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। क्योंकि एक विजन था कि हमें कुछ बनाना है, कुछ एक जज्बा था कि हमें उस मुकाम पे पहुंचना है, उस लेवल में ऑटोमेशन। और इसमें सबसे अहम पार्ट राजेश जी हमको मिला कि हमने, एंड आई बीन फॉर्चुनेट, कि दुनिया देखा, दूसरे देश गए, दूसरी फाउंड्रीज देखी, मैन्युफैक्चरिंग कल्चर देखा। तो हम सोचे कि क्यों ना हम यहाँ पे क्यों नहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकें। और आज हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के जो फाउंड्री चला रहे हैं, देश विदेश से कस्टमर आते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। बिकॉज एक तो मशीन है, आपको रिपीटेबिलिटी मिलेगी, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी मिलती है, प्लस आपको इतने ज़्यादा लेबर डिपेंडेंस नहीं है कि कल कुछ लेबर हुआ, जैसे कोविड हो गया अचानक से, तो उतना बड़ा अगर आपका लेबर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उसके हिसाब से मैकेनाइजेशन ऑलवेज हेल्प्ड अस। सो इस मैकेनाइजेशन के दौर से हमने अपने आप को इवॉल्व किया। आज ये कंपनी, मैं बोल सकता हूँ कि हम ऑलमोस्ट 30 देश में अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर जोग्राफी हमारी यूरोप है, हम इटली, फ्रांस, ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, ये तो कुछ कंट्रीज़ है, फिनलैंड, स्वीडन, यहाँ सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। फिर हमारा
मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, यूएई, तो ये सारे मार्केट्स में हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और इस लेवल में हम हैं कि हमारा सबसे बड़ा बहुत बड़ा नेटवर्क है, लोग हमें जानते हैं, एक निश मार्केट है और आज हम इस लेवल में पहुंचे हैं कि हम इस सारे जोग्राफीज़ को केटर कर रहे हैं। कुछ हमारा यूएस, कनाडा, हम यूएस, कनाडा में भी बहुत अच्छे लेवल में रिप्रेजेंट हैं। हमारी कोस्ट टू कोस्ट अगर आप यूएस और कनाडा चले जाएं तो हर सिटी, हर काउंटी के पास एक अलग कवर रहता है, क्योंकि वो वहाँ के जो डोमेस्टिक फाउंड्रीज हैं उन्होंने एक इंपोर्ट के लिए एक तरीका ढूंढा ताकि लोग इंपोर्ट ना कर पाएँ। तो वो सिटीज़ और काउंटी के पास गए, बोले आप सिटी ऑफ ह्यूस्टन है तो मैंने आपका लोगो मैं बना देता हूँ। अब उसी के बगैर आप सिटी ऑफ डैलस में चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग लोगो बना दिया। तो अगर जो इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए तो डिफरेंट शेल्फ कीपिंग आइटम हो गए, तो उसके लिए और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से अमेरिका का मार्केट है जो कि इतने सारे कवर, इतने सारे प्रोडक्ट रेंज है और हमारी लेगेसी इतनी बड़ी है और हम पूरा कोस्ट टू कोस्ट सिटीज़, पैटर्न्स, मोल्ड्स, डाइज आज ओवर द ईयर्स हमने बना के, तो ये पूरा मार्केट हम केटर करते हैं। इवन कनाडा में आप अगर न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, क्वेबेक, ओंटारियो, आप हर प्रोविंस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नटशेल में हम ये बना रहे हैं। फोकस प्रोडक्ट मैनुअल कवर अभी है, बट एज फाउंड्री अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाली सिर्फ ये कास्टिंग्स, मैनुअल कवर एक छोटा पार्ट है। इतनी बड़ी एप्लीकेशन है कास्टिंग्स की, हम हमारे रोज के दुनिया में हर पार्ट में देखेंगे वहाँ पे कास्टिंग जुड़ा हुआ है। अगर आप वाटर वर्क्स में चले जाइए तो वाटर फिटिंग्स में आपको कास्टिंग्स मिलेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएंगे तो हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर आपको डक्टाइल आयरन कास्टिंग्स मिलते हैं। आप एग्रीकल्चर चले जाएं, जो एग्रीकल्चर मेन हमारा है, उसमें आपको कास्टिंग्स, टिलिंग इक्विपमेंट में, रोलर्स, आपको ट्रैक्टर्स में वेट्स के तरह कास्टिंग मिलेंगे। अगर आप मोबिलिटी में, ट्रेन्स में चले जाएं तो ट्रेन्स में बोथ ट्रैक एंड वैगन दोनों में कास्टिंग्स यूज़ होते हैं। तो यूज, तो हमारे लिए एज अ कंपनी हम तो अभी एक्सेस कवर ही बना रहे हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत बड़ी कास्टिंग्स की रिक्वायरमेंट है। अपने अगर आप गाड़ी का हुड खोलेंगे तो आपको कितनी फेरस कास्टिंग्स दिखेगी, जो इतना बड़ा मार्केट है कास्टिंग्स का जो कि हम सोच नहीं सकते। तो हमारी कंपनी के लिए हम तो एक सेक्टर अभी कर रहे हैं जो कि स्पेशलाइजेशन है, जो कि हम ऑलरेडी अभी हम RDSO से अप्रूवल अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारा कुछ पार्ट्स का तो हम अभी इंडियन रेलवेज़ को भी सप्लाई करना चालू कर देंगे। तो इन ऑल अगर आप देखेंगे तो फाउंड्री बहुत बड़ी मार्केट है। फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री अगर आप जाएंगे तो फायर फाइटिंग में, फिटिंग्स में इतनी बड़ी मार्केट है कास्टिंग्स की। तो ये हमें लगता है कि ये ह्यूज मार्केट है हमारे कास्टिंग्स में और हम अभी ग्रोथ फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत ही बड़ा मैंने हमको लगता है और हम इसमें लगे हुए हैं। प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहे हैं कास्टिंग्स में और डिफरेंट सेगमेंट्स को हम इसको आगे केटर करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे अखिलेश जी ने कहा कि कास्टिंग तो बहुत बड़ा एक समुंदर है। ये तो सिर्फ इसका एक पार्ट में खाली वो डील करते हैं, जैसे मैनुअल कवर्स और ये सब हैं। अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है, फिर ये ग्रे आयरन भी बनाते हैं, डक्टाइल में भी जाते हैं। टेक्निकली उसके कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, दोस्तों जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ भी जुड़े हुए हैं उनको एक ये फियर है कि रोज़ मार्केट नीचे गिरता है। मैं ये बता दूं, जब अखिलेश ने जब अमेरिकन मार्केट्स के बारे में बात की, ट्रम्प अब जब आए हैं तो उन्होंने ये मार्केट जो गिरा है वो इनको ये लगता है कि हम टैरिफ्स लगाएंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे। कहीं ट्रम्प ने किसी कन्वर्सेशन में, किसी इसमें पब्लिक फोरम में कभी बोला है कि मैं इंडिया के किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा? लेकिन ये जो मार्केट है ये फेयर साइकोसिस के ऊपर चलता है। उन्होंने जो कहा है कि मैं टैरिफ्स लगाऊंगा, उनका बेसिक उद्देश्य ये है कि वो अपने कंट्री के हित में देख रहे हैं, विच इज़ वेरी नथिंग रॉन्ग। वो ये कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री के ऊपर अगर मैं टैरिफ लगा रहा हूँ फॉर द प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में आते हैं, जो कनाडा से आते हैं, मैक्सिको से आते हैं और जो चाइना से आते हैं, तो इन 3 कंट्रीज़ के ऊपर मैं टैरिफ्स लगाऊंगा। कहीं पे भी उन्होंने कहा नहीं है कि मैं इंडिया के ऊपर कोई टैरिफ्स लगाऊंगा। तो उनका कहना है कि टैरिफ इज़ नॉट द क्वेश्चन। वो टैरिफ का एक पॉइंट लेके वो भी जानते हैं कि अगर वो इम्पोज करते हैं और वो प्रोडक्ट अगर अमेरिका में आता है तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा और कंज्यूमर को अपनी जेब से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। होल आइडिया ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज़ वो इक्वलाइजेशन चाहते हैं ट्रेड का, जो ये बाजार समझ नहीं पाता है कि वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे से ये चीज़ खरीद रहा हूँ,
मैक्सिको से खरीदता हूँ, कनाडा से खरीदता हूँ, चाइना से खरीदता हूँ, तो तुम भी मुझसे उतना इक्वली खरीदो, विच इज़ नोन एज इक्वलाइजेशन ऑफ द ट्रेड। तो क्या गलत काम कर रहे हैं अगर वो एज अ प्रेसिडेंट? और जैसे अखिलेश भी एक बिजनेसमैन है, और अखिलेश भी मेरी बात से सहमत होंगे कि अखिलेश आप भी बिल्कुल सहमत होंगे कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लाइन ऑफ एक्शन है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रेड इक्वलाइजेशन, कि आप मेरे साथ इक्वल ट्रेड करिए। और इंडिया के ऊपर तो उन्होंने बात ही नहीं की है कि मैं कुछ आपके ऊपर टैरिफ्स लगा रहा हूँ। कई मीडिया ने इसके ऊपर उछाला और मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। दोस्तों, एक चीज़ समझिए, जैसे अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में वो रेलवेज़ के साथ भी काम करेंगे। रेलवेज़ में जो वैगन बनाने वाली कंपनीज़ होती थीं, उनके शेयर्स को सिर्फ बजट के टाइम में थोड़ी सी उछाल आती थी। आज देखिए जो वैगन्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स क्या हो गए हैं। उस ज़माने में मैं भी कहता था कि सिंगल कंपनी जो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है और सिर्फ उसका सिंगल बायर है इंडियन रेलवेज, आप ऐसे शेयर्स को कैसे खरीद सकते हैं? लेकिन मोदी जी ने जो ये साकार करके दिखाया सपना हिंदुस्तान के लिए, कि द अमाउंट ऑफ ग्रोथ व्हाट ही हैज ब्रॉट इन, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हाट ही हैज ब्रॉट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज में, उसकी वजह से ये शेयर मार्केट के इन पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर आज आसमान को छू रहे हैं और कितने रिटेल इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बनाया है। तो मेरा कहना है दोस्तों, डोंट गेट कैरिड अवे बाय दीज फॉल्स मैसेजेस जो आप बाजार में सुनते हैं। इंडिया इज एब्सोल्युटली ऑन टू अ स्ट्रॉन्ग विकेट। अब मेरा दूसरा सवाल अखिलेश जी, कि सबसे पहले ये बताइए कि आपने कहा कि आपका जो रेवेन्यू है 90% तो आप एक्सपोर्ट से करते हैं, तो 90% ऐसी कंपनीज तो मोदी जी जैसे कहते हैं हमें ये चाहिए। आप तो हैं ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, एक तो आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरे भ भ भ वाले करते हैं, मतलब भारत से भागे हुए भारतीय जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 90% अगर आपका अगर एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं, तो यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। राइट। तो आरबीआई ने तो मतलब आपके जैसे लोगों को तो थोड़े थोड़े आपको एक रिवॉर्ड्स देने चाहिए, बिकॉज योर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेट टू दिस कंट्री एज फार एज फॉरेन एक्सचेंज इज कंसर्न। तो अखिलेश, जो आपने दो प्रोडक्ट्स बताए कि आप ग्रे आयरन कास्टिंग जो मतलब जो हेवी होता है वेट में, अमेरिका अभी भी वो प्रेफर करता है, दूसरा फिर डक्टाइल है, उसके जो टेक्निकल डिफरेंसेस तो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर इन दो प्रोडक्ट्स को अगर आप आपके इसमें फाउंड्री में देखें, तो उसकी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन दोनों की, ग्रे आयरन के और इसमें दूसरा प्रोडक्ट में, उसकी कितनी आती है? इक्वल है कि किसका रेशो ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू में? हमारी जो पेरेंट यूनिट है उसमें हम अधिकांश ग्रे आयरन बना रहे हैं, और वहाँ पर हम डक्टाइल बनाते नहीं हैं। और जो सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड जो दुर्गापुर है, वहाँ पर हम अधिकांश डक्टाइल बनाते हैं। डक्टाइल और ग्रे आयरन की मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ में बता सकता हूँ, मैंने टेक्निकल थोड़ा सा बिना ज़्यादा टेक्निकल हुए, कि ग्रे आयरन एक बेसिकली इसको कास्ट आयरन भी कहा जाता है। इसमें टेक्निकली इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ करीब इसमें 25,000 30,000 PSI की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जब आप मेटल को खींचे और उस फोर्स के खिंचावट के बाद जब वो मटेरियल अल्टीमेटली टूट जाए, तो उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो उस मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ रिलेटिवली वीक होती है, वेर एज डक्टाइल आयरन इज मोर टूवर्ड्स मिमिकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। वो कास्टेड आयरन ही है, बट लेकिन स्टील की तरह प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, जैसे उसमें टेंसाइल ज़्यादा है, उसमें लचीलापन, इलोंगेशन है। क्योंकि वो जब उसको आप टेस्ट बार को जब टानेंगे उसकी फिजिकल टेस्ट करने के लिए, तो वो कुछ लंबा टनेगा, उसके बाद फिर वो टूटता है। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 50,000 60,000 डिपेंडिंग ऑन डक्टाइल आयरन ग्रेड। सो एक बेनिफिट यूजेज ऑफ मटेरियल ऑफ डक्टाइल आयरन वर्सेस कास्ट आयरन इज दैट आप उस कमती मटेरियल मेटल में एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि आपका लोड सस्टेनेंस और रोबस्टनेस बेटर रहे उसका। तो एज कम्पेयर टू ग्रे आयरन, कास्ट आयरन, डक्टाइल आयरन एक बेटर मटेरियल है। मैनुअल कवर एप्लीकेशंस, आजकल इसे मैनुअल कवर नहीं कहते हैं, इसे एक्सेस कवर कहा जाता है फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी। तो फॉर एक्सेस कवर्स इस डक्टाइल आयरन में आप अगर इसमें जो लोड टेस्ट होता है, इसमें अगर आप मैंने उसमें स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कि एक डायनेमिक स्टैटिक लोड टेस्ट किया जाता है, जो कवर्स पास हों उसमें और वो कवर टूटे ना। तो इसमें हम कम मटेरियल में कवर ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं जिसे आप इंस्टॉल करें तो उस कवर लाइट हो। तो एक लाइट होने की एक बेनिफिट ये है कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती है प्रोडक्ट की।
सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आज जो यूरोप और सब जगह एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो ओशाज होते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर वहाँ पर मैनुअल कवर लगा रहा है और जो कि बहुत भारी हो, उसके अगर कमर में अगर चोट आ जाए तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी लॉसूट बन जाती है। फॉर ईज ऑफ इंस्टॉलेशन डक्टाइल आयरन एक हल्का प्रोडक्ट है जो कि ईज ऑफ इंस्टॉलेशन है। बट लेकिन अगर आप अमेरिका देखें तो अमेरिका स्टिल गोज विद द ओल्ड स्टैंडर्ड, वो कास्ट आयरन यूज़ करता है। It is American quality is like, the bigger the better. They like the Big Macs, the big Coke, everything is big. So it is very difficult American mentality, but लेकिन still वो वहाँ पे कास्ट आयरन यूज़ करते हैं। विज़ावी अगर आप पूरी दुनिया देखें तो धीरे धीरे दुनिया मैनुअल कवर्स में डक्टाइल आयरन में चेंज हो रही है। एंड दैट वाज द रीज़न हमने ये डक्टाइल आयरन यूनिट एस्टैब्लिश किया, और हम आज ऑलमोस्ट मेजर सारी डेवलप्ड जोग्राफीज़ को केटर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे अखिलेश ने बताया कि अमेरिका एक अलग मार्केट है, वो भारी भरकम चीज़ों को जैसे बिलीव करती है, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। इसके ऊपर मुझे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आता है कि गाड़ियाँ भी जो उनकी बनती हैं, और फोर्ड जैसी कंपनी, जनरल मोटर्स जैसी कंपनी, क्राइसलर जैसी कंपनी जब इंडिया में आई, दे वर ओनली मेकिंग गैस गजलर्स, क्योंकि उनको फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दे आर नॉट एबल टू मेक एनर्जी एफिशिएंट कार्स। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, आप सारे लोग अखिलेश की तरह बड़े बनना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं ये सपना साकार हो। और हमेशा इस प्रोग्राम के माध्यम से बोलता हूं, मैं नौकरी करने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि जो बच्चे और लड़कियां लड़के जो पढ़ाई करने के बाद जो नौकरी करते हैं तो वो गारंटीड पावर्टी मांगते हैं। यू आर आस्किंग फॉर गारंटीड पावर्टी। 30 तारीख को NEFT होगी, RTGS होगा, सैलरी आपके अकाउंट में ये हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन इस देश को चाहिए अखिलेश जैसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे यूनिकॉर्न्स जो आज वो 150 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। आने वाले समय में उनका सपना होगा कि मैं ये 1000 करोड़ की कंपनी करूं। एंड दिस इज दोस्तों विच इज़ बिल्डिंग इंडिया। और मैं चाहता हूं 2 टियर सिटीज़, 3 टियर सिटीज़ में जो हमारे यंग नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, ये एक इनका उदाहरण इनका ले, मेक हिम एज इज आइडल। और ये इस चीज़ के ऊपर ही इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है दोस्तों। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि बड़े जो यूनिट्स हैं वो तो हमें बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस तो चाहिए, बट ये जो 60 मिलियन क्लस्टर यूनिट्स इंडिया में जो फंक्शन करते हैं एज द MSMEs ऑफ इंडिया, ये इंडिया की धड़कन है, ये इंडिया की शान है। 120 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देना कोई जोक नहीं है। आप मुझे ये बताइए अखिलेश, आपकी फैक्ट्री में टोटल वर्कफोर्स कितना है? अराउंड हमारी वर्कफोर्स अराउंड 200 की है। ये मैकेनाइज्ड यूनिट है, तो इसमें हमारे टोटल जितने वर्कफोर्स है अराउंड 200 पीपल आर वर्किंग। 200 पीपल, जिसमें yes. आपके एडमिनिस्ट्रेशन और सब आ गए सब उसमें। सब लेके। दोस्तों, 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना इज़ अ बिग थिंग। और यहाँ पे मैं सैल्यूट करता हूँ, सैल्यूट अखिलेश, आपको सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज जब इस कंट्री में ग्रोथ आती है तो मेरी छाती फूल जाती है, एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं बता दूं दोस्तों, आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस बाय अमेरिका। अमेरिका तो सबसे बड़ा डेटर कंट्री है, बस सिर्फ डॉलर उसका एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल हमारे यहाँ पे अखिलेश, जो ये यंग टर्क्स जा रहे हैं, सारे अमेरिका जाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर यंग टर्क्स को मैं बोल रहा हूँ जो छोटे सिटीज़ में 2 टियर 3 टियर्स में ग्रोथ इंजन इंडिया में है, ये यूनिकॉर्न जैसे आप लोग बनते हैं स्टार्टअप्स, ऐसे बनाइए। विल ऑल फील प्राउड ऑफ यू पीपल। सबसे पहले ये बताइए अखिलेश कि आपकी व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी? देखिए, कंपनी, अगर हमारी कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हम बोलें तो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जो कि वी हैव अ वेरी यंग वर्कफोर्स, ऑल डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्किंग, सो वी आर वेरी प्राउड। बहुत ही बिना ह्यूमन कैपिटल के आप अपनी जर्नी में आप अकेले नहीं जा सकते हैं। तो एक अच्छा टीम है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। और उसके बाद सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है हमारा नेम, गुडविल। आज इस बिजनेस में हम ये ऑलमोस्ट 47-48 ईयर्स हमें हो गया है, मैंने विथ माय फादर स्टार्टिंग इट। तो आज हम सुपर आयरन को देश विदेश में सब नाम से जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो इस गुडविल को लेके, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, और मैं किसी भी यंग नौजवान जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये मैं बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी कमोडिटी नहीं है, इट इज़ द सर्विस। आप कमोडिटी में भी आप सर्विस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर आप टाइमली शिपमेंट कर रहे हो कि नहीं, और आपकी क्वालिटी सही है कि नहीं है।
क्योंकि अगर आप यहाँ से 5,000 6,000 मील दूर बैठे हैं और यहाँ से आप किसी को मटेरियल दे रहे हैं, उसने आपको ऑर्डर दिया है और आप अगर उसको टाइमली शिपमेंट नहीं करते हो, अगर आपका प्रोडक्ट 2% 4% सस्ता भी हो और अगर उसको समय पर माल नहीं मिले तो वो उसके लिए वो वर्थलेस है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में भी है, अगर कोई भी एक्सपोर्ट भी करना चाहता है तो सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी जो गुडविल क्रिएट हुई है, जो कि हम कस्टमर सेंट्रिक्स अप्रोच रख के कि सर्विस हम क्रिएट करते हैं। कस्टमर आज हमारे पास जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं म्यूनिसिपल कास्टिंग्स, मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं कि उनका जो बिजनेस मॉडल है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये एक स्टॉक एंड सेल मॉडल है। तो स्टॉक एंड सेल मॉडल में मैंने जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो आज मान लीजिए अगर कोई भी कंट्री है, जैसे अगर यूके हो गया या इटली हो गया, हर कंट्री के अलग अलग साइजेस, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है। ये एक बिजनेस की डिटेल्स है, बट जो उस कंट्री में भी बहुत सारे रेंज ऑफ कवर्स लगते हैं। अगर आप इटली चले जाएंगे, साउथ ऑफ इटली में अलग चलेगा, नॉर्थ ऑफ इटली में, आप यूके चले जाएंगे तो लिवरपूल में अलग चल रहा है। तो उसको मालूम है कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, उसके पास बहुत बड़े रेंज ऑफ पैटर्न्स एंड प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो वो अगर ऑर्डर कर रहा है कुछ हमसे, तो वो स्टॉक एंड सेल मॉडल है। उसको उस रोड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर उसको फ़ोन करता है और उसको बोलता है मुझे ये साइज़ चाहिए, और उसके पास वो स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है वो मटेरियल बेचने के लिए। अगर वो बोलता है कि नहीं है, वो फ़ोन रखेगा और दूसरे स्टॉकिस्ट को, और उसके लिए अगर वो स्टॉक खत्म हो जाता है तो इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट टाइम हमारे लिए, हम जो सर्विस दे रहे हैं उसको कि हम स्टॉक अपने एंड में रखते हैं ताकि वो जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो कट होके खाली ओशन ट्रांजिट टाइम। तो मेरे कस्टमर बोला कि उसका सडनली एक पर्टिकुलर साइज का इन्वेंट्री वाइप आउट हो गया, तो अब वो मेरे को ऑर्डर देगा और मैं 2 महीने प्रोडक्शन करूं, उसके बाद 3 महीने शिपमेंट लगे, तो 5 महीने में उसको मटेरियल, उसका तो मार्केट खत्म हो गया। तो ये सप्लाई चेन को मोर एजाइल करने के लिए ये सर्विस है और हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्विस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में भी, एक्सपोर्ट में, फॉर टाइमली, मैंने प्राइस इज सेकेंडरी। एक पॉइंट के बाद मैंने, अगर आप एक स्पेस में हो कि अगर आपका स्टैंडर्ड प्राइसेस है, आप बहुत ज़्यादा मोनोपोली, अगर आपके पास, मैं ना बोइंग बना रहा हूँ, ना मेरे पास कोई क्रायोजेनिक इंजन है कि मेरे पास कोई प्राइस लेवरेज है, मेरे को एक सर्टन प्राइस पॉइंट में, बट मेरे को कस्टमर एक सर्टन प्रीमियम पे करता है जो कि उसको डिपेंडेबिलिटी इन सप्लाई चेन के लिए चाहिए। सो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अखिलेश, 150 करोड़ का जो अभी आपने करंट टर्नओवर बताया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इज इट अ लो मार्जिन बिजनेस और मिडिल मार्जिन बिजनेस और हाई मार्जिन बिजनेस? इट इज़ मिडिल मार्जिन बिजनेस, यू नो, इसमें, बट इसमें एक ही है कि हमारे इसमें इट्स अ वेरी वर्किंग कैपिटल सेंट्रिक बिजनेस। जो मैं आपको बता रहा था कि सर्विस मेंटेन करने के लिए ह्यूज स्टॉक्स हमारे एंड में रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर के एंड में भी रहता है। तो ये एक वर्किंग कैपिटल बने, हैवी ऑन वर्किंग कैपिटल बिजनेस है, जो कि आपको हैवी स्टॉक्स मेंटेन करने होते हैं। प्लस जब ओशन ट्रांजिट टाइम, अभी जैसे हाल फिलहाल में जो अभी रेड सी क्राइसिस हो गई है, तो द शिप्स आर नॉट गोइंग थ्रू द सुएज कैनाल, और आपका केप ऑफ गुड होप से राउट होके जा रहा है, और शिपिंग टाइम्स बढ़ गए हैं। तो वो सारे फैक्टर्स के कारण आपकी, मैंने ट्रांजिट टाइम्स के कारण जो बढ़ गए हैं, उसके कारण आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल रिक्वायरमेंट्स थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये एक मैंने इस बिज़नेस की डिटेल्स, या अगर आप समझे कि एक चैलेंजेस है हमारे लिए कि वर्किंग कैपिटल सेंट्रिक बिजनेस है, और आपको ये सर्विस मेंटेन करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको ये कस्टमर को देना पड़ता है। बट इन ऑल इट्स इट्स अ मिडिल मार्जिन बिजनेस। तो दोस्तों, जैसे अखिलेश ने कहा, बिकॉज ऑफ दिस वॉर विच इज़ गोइंग ऑन, यू हैव टू टेक अ लॉन्गर रूट जब करते हैं तो आपकी फ्रेट भी बढ़ जाती है, देन आप कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं, योर मार्जिन्स आर लोअर्ड। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि वर्ल्ड में सबको पीस चाहिए, किसी को वॉर नहीं चाहिए। तो ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि सबसे पहले तो अपनी वॉर बंद करिए, और अब आपको भीख मिलनी बंद हो जाएगी तो आपकी वॉर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब ये बताइए, आपके पास 200 की लेबर फोर्स है, आप इसका रिटेंशन कैसे करते हैं? मतलब कई लोग होते हैं कि हर इंडस्ट्री किसको छीन लेता है कि चलो इस स्किल्ड वर्कर को ले लें, और स्किल्ड वर्कर्स की कमी तो है ही, अपने पास शॉर्टेज है, तो आप उसको रिटेंशन कैसे कर लेते हैं? देखिए, वर्कफोर्स हम सोचते हैं हमारा ये एसेट है। तो वर्कफोर्स को एक तो हम एक स्किलिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्लस हम अपने यहाँ पे वी आर वेरी ओपन। सो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेंथ बोले तो हम लोग नए टैलेंट, नए को एक्सपोजर देना बहुत। तो हम लोग जैसे यहाँ पे ITI, डिप्लोमा कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इनसे भी टाई अप करके नए नए बच्चों को हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं ऑन द हैंड। क्योंकि फाउंड्री, देखिए,
आज के दिन में मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है या उसको फाउंड्री इज़ नॉट अ चॉइस ऑफ प्लेस, क्योंकि एक मेटल्स में डील करना, इट इज़ अ डस्टी एनवायरनमेंट। बट हम ये कहना चाहते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि फाउंड्री इज़ अ ग्रोइंग, मैं जैसे मैंने आपको बताया, आप हर चीज़ जो छुओगे कहीं ना कहीं आपको कास्टिंग दिखेगी, और फाउंड्री में बहुत ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है। अगर आप देखेंगे कि कंफर्टेबल जॉब्स जो यंग युवा जो आज जो जा रहे हैं वो कंफर्टेबल जॉब्स देखते हैं कि एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठना है, बट दोज आर एक्चुअली लो पेइंग जॉब्स। अगर आप एक फाउंड्री में इंजीनियर्स देखेंगे तो दे आर मेकिंग मच मोर मनी, अ वर्कर हु इज वर्किंग इन अ फाउंड्री इज मेकिंग मच मोर मनी देन अ ग्रेजुएट। तो ये ठीक है, ये डिफिकल्ट प्लेस है, तो इसलिए हम एक्सपोजर दे रहे हैं यंग बच्चों को कि यहाँ पे आएँ, आप फाउंड्री देखें, live the life, walk the life of a foundry man, and see if it is a good profession for you. दोस्तों, जैसे अखिलेश ने बोला, इस पॉइंट को बड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा सिंपल ग्रेजुएशंस और इंजीनियरिंग और आईआईटीज नहीं चाहिए हमें। आपने देखा बैजूस ने सारी मिस सेलिंग की, वो भी एक यूनिकॉर्न था, बंद हो गया। तो मेरा जैसे हमेशा मानना है बिजनेसेस आर मेंट टू गो फट, बट ये एक अखिलेश का बिजनेस मॉडल देखिए। जैसे वो कहते हैं कि उनके यहाँ पे जो मेन फाउंड्री का जो मेन आदमी होगा, जो भी उसकी व्हाट इज द टर्म, जो आपका मेन टेक्निकल गाय है फाउंड्री में, उसको आप क्या बोलते हैं? प्लांट उसको हेड है या जनरल मैनेजर? जनरल मैनेजर है, जो मतलब टेक्निकल आदमी है, उसकी जो सैलरी होगी वो वाइट कॉलर जॉब जो इवन आईटी फर्म में भी काम कर रहा होगा उससे भी ज़्यादा ही होगी। सो दिस इज़ व्हाट द प्रैक्टिकल सिचुएशन इस कंट्री में है। अब ये बताइए सर, अखिलेश, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आप इस कंपनी को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे। यू आर अ यंग टर्क, आप अपने ब्रदर के साथ। तो जब फ्यूचर प्लान्स में आप नई अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यू सी फॉर द कंपनी, और आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनी के? सो फ्यूचर प्लान्स में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि कास्टिंग में हम अभी एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में ज़्यादा स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट लाइन बनाना चाह रहे हैं। जैसे हम रेलवेज़ में अभी अप्रूव होने वाले हैं, हमने एप्लीकेशन डाला है, बहुत जल्द हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे अप्रूवल आ जाएगी। रेलवेज़ जो मैंने आपने बताया बहुत सही से कि अभी इंडियाज़ में द स्टोरी इज़ यू फॉर नॉट 1 ईयर्स 2 ईयर्स, ये 10 साल 15 साल की स्टोरी है। रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि हम 30 बिलियन इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, कैपिटल स्पेंडिंग है रेलवेज़ के $30 बिलियन। सो रिक्वायरमेंट्स कास्टिंग्स रेलवेज़ में बहुत बड़ी आएगी। हम रेलवेज़ में जाएंगे, हम अदर सेक्टर्स, वाटर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, तो हमारे जो ये प्रोडक्ट लाइन भी हम बढ़ाएंगे, एज वेल एज हम अपनी कंपनी में नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ जो देख रहे हैं कि वी वांट टू सी सुपर आयरन एज अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो आज हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दिस इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड वी आर शिपिंग इट, बट हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो अलग अलग देश में हैं, जो स्टॉक एंड सेल कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग टाइम वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू टू कस्टमर। और जो टाइम वैल्यू और प्लेस वैल्यू है उसका एक बहुत बड़ा प्रीमियम रहता है, क्योंकि आप सोचें कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको अगर मान लीजिए 3 मिलियन या 5 मिलियन का जॉब मिला है, उसमें मैनुअल कवर का मैंने परसेंटेज बहुत कम है, बट अगर उसको कवर नहीं मिलता है तो वो हैंड ओवर नहीं कर सकता। उसकी स्थिति अगर आप सोचें कि वो जॉब अगर हैंड ओवर नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए मैंने 20-30-40% फॉर अवेलेबिलिटी पे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो और उसके लिए परसेंट, क्योंकि उसको वो हैंड ओवर करेगा तब उसको उस कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट मिलेगा। तो प्लेस वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की मार्जिन्स है, दे आर वेरी हेल्दी। सो व्हाट वी आर प्लानिंग, हमारी कंपनी में हमारा ये सोच है और ये विजन है कि हम इसको मल्टीनेशनल करेंगे और हर कंट्री में एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रहेगा। हैविंग सेड दैट, ये बहुत आसान नहीं है, जितना मैंने आपको कह दिया कि ये आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैनेजमेंट बैंडविड्थ, हर कंट्री की अलग कल्चर होती है, अलग वे ऑफ, एंड इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स। आज ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, हम भी जो बिजनेस कर रहे हैं या एक रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को जैसे जो नोज टॉम, टॉम नोज हैरी, हैरी नोज जॉर्ज, तो ये एक, तो उसको करने में हम मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपको बोल दूं कि अगर आज मैं ये स्टॉक रख दूं और स्टॉक रख के माल बिक जाए, वैसा नहीं है, बट लेकिन हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। और हम ये दृढ़ है कि हमें अगर एक कंट्री लेंगे, वहाँ पे हमने स्टॉक एंड सेल किया, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, मैनेजमेंट बैंडविड्थ उसको देंगे वहाँ पर, कि ऐसा नहीं कि देखिए फाइनेंशियल बैंडविड्थ रहेगा, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट रहेगा मैनेजमेंट बैंडविड्थ, क्योंकि उस बिजनेस में कैसा स्टॉक सेल चल रहा है, क्या रिलेशन है, कौन कॉन्ट्रैक्टर्स है,
कौन सा प्रोजेक्ट हमने सप्लाई किया, कौन सा प्रोजेक्ट मिस कर दिया, किस कंपटीटर को प्रोजेक्ट मिला, तो ये सारे मंथन करने पड़ते हैं। दोस्तों, जैसे अखिलेश ने आपको ये अभी बताया सारी डिटेल्स, एक चीज़ और बता दूं हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डबल करना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि ये बाज़ार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ग्रोथ स्टोरी इंडिया की ख़त्म हो गई, सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गई। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, सेंसेक्स के ऊपर इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर। ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी क्या होगी, उसके ऊपर सुपर पावर नहीं बनेगा। इंडिया सुपर पावर बनेगा व्हेन देयर इज़ अ 100% लिटरेसी रेट इन इंडिया। और जैसे इन्होंने अमेरिका की स्टोरी बताई कि ये वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे बढ़िया। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, यूएस स्टील विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील कंपनी, प्रोडक्शन हाउस था, प्रोड्यूस करती थी, यूएस स्टील इज़ अप फॉर सेल, इज़ अप फॉर बैंक्रप्सी, चैप्टर 11 में फाइल हो गई, एंड द कंपनी विच इज़ बाइंग इट इज़ नन अदर देन निपॉन स्टील, द ग्रेट जापनीज। वर्ल्ड वॉर में आपने उनको टोटल ख़त्म कर दिया, डिवास्टेट कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर खड़े हुए और उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बने, एक जर्मनी और एक जापान। आप तो मानते ही हैं मेरे से, क्योंकि आप फाउंड्री में हैं, तो आई सपोज दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। तो दोस्तों, जो भी इस बाज़ार में, और दोस्तों और एक बात बता दूं कि बजट के ऊपर भी लोगों ने बड़ा इसका मजाक उड़ाया कि अरे एक घर में अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए कमाता है अभिषेक, और 12 लाख की आपकी टोटल एग्जेम्पशन है, तो वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पशन लिमिट आप 12 लाख से शुरू करो। अरे 12 लाख की ये लिमिट देने के बाद रेवेन्यू फोरगॉन इज 1 लाख करोड़। एक चीज बता दूं, यंग टर्क्स को आपको दोनों चीजें नहीं मिल सकती। आप कहोगे इनकम टैक्स भी नहीं देंगे, टैक्स भी नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद समृद्ध भारत बनना चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए, समृद्धि मार्ग बनेगा, उसके बाद वंदे भारत भी चलेंगी पूरे पैन इंडिया बेसिस के ऊपर, 80 एयरपोर्ट भी चलेंगे, हाईएस्ट ट्रैफिक होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग होगी। कंट्री ने बोला है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही रखा है जितना पिछले साल था। तो फिर क्या खराबी है? ये जो नेगेटिविटी जो एक ये जो फैलाई जाती है कि 12 लाख से शुरू करिए, अरे क्या, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, कहीं पे भी संतुष्टि रखिए। अगर कोहिनूर का हीरा भी अगर आपको दे दिया जाए, आदमी सेटिस्फाई नहीं होगा, विच आई ऑफ कोर्स यू विल एग्री विथ मी। यहाँ पे जैसे अब आपने बोला कि मैं ये जानना चाहूँगा अखिलेश, कि अभी तक आपकी कंपनी, हाउ वाज इट फाइनेंस टिल डेट? फाइनेंस तो अधिकांश हमने इंटरनल एक्रूवल से किया था। फिर हमने लास्ट जो राउंड ऑफ कैपेक्स किया, तो उसमें हमने कुछ बैंक लोन्स लिए थे, जो कि हमने अधिकांश रीपे भी कर दिए थे विद इन टाइम। और बाकी सारे हमारे वर्किंग कैपिटल है। तो अदर देन दैट इट इज़ मोस्टली सेल्फ फंडेड द बिजनेस। अखिलेश, जैसे आप बता रहे हैं कि फाउंड्री आपकी बहुत बढ़िया है, आप इसमें ये बताइए कि इसमें जो कैपिटल गुड्स आप इस्तेमाल करते हैं, सारे इंडिजिनस हैं कि कुछ आपका इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स भी हैं इसमें? मैक्सिमम कैपिटल गुड्स जो हम अभी फाउंड्री में हैं, बहुत सारे इंडिजिनस हो गए हैं। जैसे एक प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है यूरोपियन, तो उसने अपनी इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। जापानीज़ मैन्युफैक्चरर है फाउंड्री में, उन्होंने अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। कुछ दाम बताएंगे? तो जैसे जापानीज़ मैन्युफैक्चर है सिंटो, तो वो सिंटो भारत के नाम से कर रहे हैं। आपकी डेनमार्क की कंपनी है डीसा, तो वो डीसा इंडिया में उन्होंने मेक कर लिया है। तो क्योंकि इतना बड़ा मार्केट हो गया है एज़ फॉर फाउंड्री इंडिया भी, तो जो बाहर की कंपनी है उनकी तकनीक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, रोबस्ट है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि खाली सिर्फ बाहर की कंपनियाँ हैं, यहाँ पे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो कि फाउंड्री इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग डिसेंट एंड रोबस्ट फाउंड्री इक्विपमेंट। तो इंडिया में आप जो बोल रहे हैं ना, मेक इन इंडिया, जो स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और मेकिंग इक्विपमेंट, क्योंकि आप सोचिए अगर हमारा कैपिटल गुड्स में दिमाग जाता है तो हम सोचते हैं कि या तो जर्मन या तो जापानीज़, ये हमारी माइंडसेट मेंटालिटी है। लेकिन आज धीरे 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 इंडियन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने भी मैंने कैपिटल गुड्स बनाना स्टार्ट किया, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी आई, हम यूज़ किए। देखिए उनके लिए एक इशू था कि ब्रिज करना, कि आज जर्मन जापानीज़ टेक्नोलॉजी के आगे आप इंडियन टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करें तो उसकी क्या लॉन्जिविटी, रोबस्टनेस रहेगी। क्योंकि एक अगर एंटरप्रेन्योर कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाता है तो वो सोचता कि थोड़ी सी प्रीमियम भी दे दूंगा, लेकिन मुझे डिपेंडेबल चाहिए सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि मेरे प्रोडक्शन लॉस हो या हो। तो इन टोटलिटी देयर इज़ ऑल द इक्विपमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स जो आ रहा है मेक इन इंडिया है। कुछ बाहर की कंपनी है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग है, और लॉट ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग
इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इक्विपमेंट्स बन रही हैं। अखिलेश, एक इसमें जानना चाहूँगा मैं, और हमारे श्रोता भी इन चीज़ को जानना चाहेंगे, क्योंकि कई इंडिया में ऐसे यंग टर्क्स हैं जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम भी एक व्यवसाय शुरू करें एंड विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जैसे आपके करंट इसमें आप 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ग्रे कास्टिंग्स बनाते हैं और उसके बाद आपके डक्टाइल कास्टिंग्स हैं। मैंने एक देखा है कि जिस तरीके से हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो आपका जितना भी एक्सपोर्ट होता है थ्रू शिप्स जाता है, तो उसमें कंटेनर यूज़ होते हैं, और कंटेनर्स में 8 कॉर्नर्स होते हैं, ऊपर के और नीचे के। तो आई सपोज़ उसमें 8 कॉर्नर कास्टिंग्स लगते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है अखिलेश, आपकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फाउंड्री है। आप सूअर के सीवेज के वो जो ढक्कन बनाते हैं, दोनों प्रकार के विद डिफरेंट टेक्नोलॉजी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कॉर्नर कास्टिंग इज़ अ बिग बिजनेस इन इंडिया, इट्स अ बिग वर्टिकल, और मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज टुडे हैव अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर्स इन इंडिया। आप पब्लिक सेक्टर ही ले लीजिए, बालमन लॉरी इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंटेनर्स इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इसमें स्विच ओवर, इसमें प्रोडक्ट मिक्स आप कॉर्नर कास्टिंग्स करना चाहेंगे, तो कोई केपेक्स आपका बढ़ जाएगा कि कुछ आपको मेजर चेंजेस करके आपको ये प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, कि विद इन द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में थोड़ी सी एडिशन करके आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं? जहाँ तक मेरा जानना है राजेश जी, कॉर्नर कास्टिंग्स ये जनरली स्टील कास्टिंग होती है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी सेटअप है, इसमें स्टील कास्टिंग्स ईजिली बनाए, माइनर मॉडिफिकेशंस, जैसे कुछ फर्नेस की लाइनिंग होती है, अगर आप आयरन बनाते हैं उसमें मैंने एसिडिक एंड बेसिक वो कुछ चेंज करना पड़ता है लाइनिंग को, और बाकी इंडक्शन मेल्टिंग है। तो अगर स्टील कास्टिंग बनाना चाहें तो विद मिनिमल, क्योंकि स्टील में बस एक एडिशनल प्रोसेस रहता है कि वो आपको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो भी हमारे पास हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है। सो ईजिली फाउंड्रीज हु आर लुकिंग, जो आपका क्वेश्चन है कि अगर आयरन बना रहे हैं और वो स्टील कास्टिंग या नया प्रोडक्ट करे, तो इट इज़ ईजिली चेंजेबल। जहाँ तक है कि करना और मैंने कि फिजिबिलिटी, मेरा ये मानना है, मैं अपनी टीम से भी हमेशा बात करता हूँ कि वन थिंग इज़ टू लर्न एंड मोर डिफिकल्ट इज़ टू अनलर्न। सो जो लोग मैंने आज अपने कंफर्ट में बैठे हैं, आज वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो यही बना रहे हैं, और ये तो वो अनलर्न करना एक आर्ट होना चाहिए राजेश जी, क्योंकि ये क्या है कि हम अपने कंफर्ट में हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अगर आपको अनलर्न करके इससे बड़ी मार्केट खोलनी है, तो अगर वो आपको कि भाई ठीक है इसमें मॉडिफिकेशंस है, हम इसी प्रोसेस में कर रहे हैं, या ये, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक मैंने हु इज़ रिलेटिवली मैच्योर इन देयर प्रोसेसेस, अगर एक नए ऑर्गेनाइजेशन में ये चैलेंजेस नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लास्ट हिस्ट्री हो, कि मैंने कंपनी का हिस्ट्री 47-48 ईयर्स, या आपकी 10-12 साल की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एक्सपीरियंस हो जाए, तो लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को, कि कोई नया प्रोडक्ट, नए अपॉर्चुनिटीज़ आए, तो ये ऑलरेडी एक्सप्लोर करना चाहिए। बट एज फॉर एज द कॉर्नर कास्टिंग्स, दिस इज़ डेफिनेटली हमारे जैसे सेटअप में विथ स्टील कास्टिंग भी ऑन अ स्मॉल मॉडिफिकेशंस हो सकता है। दोस्तों, जैसे अखिलेश ने एक अपना इंडिकेशन दिया कि टुडे द टर्नओवर ऑफ द कंपनी आज 150 करोड़ है, आने वाले समय में वो भी चाहेंगे कि मैं इस कंपनी को 1000 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी बताऊं। अखिलेश, ऑन अ क्लोजिंग नोट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या कर रहे हैं, और क्लोजिंग नोट के ऊपर सोसाइटी के लिए आपका क्या योगदान है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड? देखिए, आज एक फाउंड्री यूनिट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ हेवी इंडस्ट्री। देयर इज़ नॉर्म्स, माने कि ऐसा नहीं है कि एमिशंस भी हैं। तो हमारे लिए तो वी आर मोर इनटू कि भी हम इसको, माने टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आज हम ले रहे हैं। आज हम मैं आपको प्राउडली बोल सकता हूँ कि हमने यूरोपियन यूनियन का EN 14021 सर्टिफिकेशन होती है, दैट इज़ फॉर रिसाइक्लेबल कंटेंट। तो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हम ऑलरेडी ओवर 80% ऑफ रिसाइकल्ड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप आयरन में यूज़ करें, तो जैसे आयरन ओर इज़ द वर्जिन मटेरियल, अगर इन स्टील स्मेल्टिंग में आप बात करें, तो आप यू आर डिगिंग मदर अर्थ, और आप वहाँ से निकाल रहे हैं। हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में देयर इज़ नो वर्जिन मटेरियल। हम या तो स्क्रैप यूज़ कर रहे हैं, या तो फाउंड्री मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। कुछ वर्जिन मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, जो मिनिमम जैसे पिग आयरन होता है, वो बहुत मिनिमल क्वांटिटीज़ में, बिकॉज दैट आई एम कंसिडरिंग वर्जिन मटेरियल, बिकॉज वो आयरन ओर से बनता है।
तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में टू नॉट टेक मोर फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम उस सर्कुलर इकोनॉमी के हिसाब से रिसाइकल कंटेंट यूज़ करें। और ये रिसाइकल कंटेंट खाली इट्स नॉट जस्ट अबाउट टू गिविंग बैक, बट ये नीड भी है। और हमारे टारगेट मार्केट्स यूरोप में दे टॉक अबाउट रिसाइक्लेबल कंटेंट, कि कितने आपके प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका हम एक कवर बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में उसका 80% रिसाइक्लेबल कंटेंट है, तो उस प्रोजेक्ट में जितना मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका एक एवरेजिंग होता है कितना, तो उस प्रोजेक्ट का रिसाइक्लेबल कंटेंट, फिर ईयू के फंड्स उसको अवार्ड होते हैं। तो एक हमारा एफर्ट है टुवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसाइक्लेबल कंटेंट। सेकंड, वी आर गोइंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स है कि हम सोलर एनर्जी में जाएं। और अभी हम जो पावर यूज़ कर रहे हैं, फाउंड्री इज़ वेरी पावर गजलिंग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर हम यूज़ करते हैं। टोटल आपके इसमें जो कॉस्टिंग आती है उसमें पावर की कितनी कॉस्टिंग आती है? हमारे कॉस्ट में पावर इज़ बिग पोर्शन, सो ऑलमोस्ट 12 to 15% इज 12 to 15% इज पावर। यस। तो इसमें कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन में यू आर थिंकिंग ऑफ कोई कैप्टिव यूनिट आप लगाना चाहते हैं? नहीं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में देखिए हमारे फाउंड्री में देर इज़ नॉट कैप्टिव वेस्ट हीट रिकवरी, वो आपकी स्टील प्लांट्स में होती है। तो हमारे फाउंड्रीज में वेस्ट हीट एनर्जी रिकवरी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से तो नहीं है, बट हम ऑलरेडी वी आर प्लानिंग इन लॉन्ग टर्म टू पुट सोलर। तो रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से हम पावर को अपना पावर मैंने फ्रॉम कन्वेंशनल जो हम खरीद रहे हैं, जो कोल बेस्ड पावर है, उसको रिड्यूस करें। दैट इज़ आवर कमिटमेंट, दैट यू नो दैट वी विल वांट टू डू एक रिसाइक्लेबल कंटेंट सर्कुलर इकोनॉमी के बाद से। और कुछ सैंड, हमारे फाउंड्री में सैंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि रिवर बैंक से लिया जाता है। एंड वी आर डिगिंग अप रिवर बैंक, हम ऑलरेडी डिग कर रहे हैं, एंड कितना लेवल तक जाएं। और इन टर्म्स अब जैसे यूरोपियन यूनियन में भी एक रिक्वायरमेंट आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड CBAM, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सो इस अभी हमारे प्रोडक्ट्स में आया नहीं है, बट ये बेसिक स्टील जो एक्सपोर्ट करे, जैसे टाटा स्टील हो गए, ये तो इनके प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड टू टैक्स इंडिविजुअल कंपनीज बेस्ड ऑन द एमिशंस। तो आपकी उनकी जो इंडिविजुअल एमिशंस हैं उसके बेसिस पे वो टैक्स करेंगे, तो जो कितना आपका कार्बन एमिशंस है, तो हमें लॉन्ग टर्म एज अ कंपनी बेनिफिट भी होगी इससे। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ये जो यूरोपियन मार्केट में अगर हमारा प्रोडक्ट्स नेक्स्ट 2 साल में CBAM में आए और अपनी कितना अपने एमिशंस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को क्वांटिफाई, देयर इज़ अ फार्मूला, थर्ड पार्टी एजेंसीज आती हैं, फार्मूला आपने ये पावर यूज़ किया, वो कोल बेस्ड है, तो कोल में आपका माने फॉर 1 यूनिट इज अबाउट 900 grams ऑफ CO2 emissions, एंड देयर इज अ डिटेल फार्मूला दैट गोज इनटू। और उसको अगर आप रिसाइक्लेबल कंटेंट में कर लें, फिर सैंड है, सैंड आप रिवर बैंक से लेके आते हो, और उस रिवर बैंक से सैंड लेके आपके फाउंड्री यूनिट तक जितना ट्रकिंग में CO2 एमिशन हुआ, इसकी कैलकुलेशंस अगर आपने जाएँ तो बहुत ज़्यादा है। बट टू गिव बैक, तो ये हमारे लिए है कि हम ये सैंड रिक्लेमेशन प्लांट लगाना चाहते हैं इन लॉन्ग टर्म, ताकि हम जो सैंड अपनी मीनार जो वेस्ट सैंड निकलता है, वी विल रिक्लेम, एक स्क्रबिंग प्रोसेस होता है और एक थर्मल रिक्लेमेशन होता है। तो देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेस टू गिव बैक, यू नो, इन टर्म्स ऑफ, यू नो, सो वी आर ट्राइंग इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। तो दोस्तों, जैसे अखिलेश ने बोला कि यस दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द सोशल रिस्पांसिबिलिटी, एंड आई सपोज इनफैक्ट हर आदमी आप ये पहचान चुका है कि जब मैं अगर कुछ उसमें से कमाता हूं तो मुझे आई हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। और उसके सबसे बड़े एक मेंटोर रहे हैं रतन टाटा, सर डोरफ टाटा और JRD टाटा। और जैसे इन्होंने कहा कि हमारी कंट्रीब्यूशन टू द सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कि हम वर्जिन मटेरियल नहीं लेते हैं। मुझे याद है रतन टाटा हमेशा बोलते थे कि इंडिया ने आयरन ओर एक्सपोर्ट कम करना चाहिए। आयरन ओर एक्सपोर्ट करने से हमारे को वैल्यू एडिशन नहीं मिलती है। उनका हमेशा ये कहना था कि आयरन ओर को एक्सपोर्ट मत करो, उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाओ, स्टील बनाओ, एंड देन यू शुड एक्सपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि वैल्यू एडिशन से आपको बेटर प्राइस रियलाइजेशन मिलती है। सो यहाँ पे ऑन अ क्लोजिंग नोट दोस्तों, आपके जितने भी यंग टर्क्स हमारे, मैं ज़्यादा कंसंट्रेट इधर नहीं करता हूँ क्योंकि मेट्रो सिटीज़ तो ठीक है अब काफ़ी सैचुरेटेड हो गई हैं, लेकिन जो यंग टर्क्स हैं हमारे 2 टियर 3 टियर और हर सिटीज़ पे पूरे इंडिया से, दे आर द बेस्ट ग्रोथ इंजन्स है। वो हमारा सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उनसे मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक चेक के लिए मत काम करिए। यू हैव टू मेक दिस कंट्री द मोस्ट, वी वर द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द 16, 17, 18 सेंचुरी। ट्रस्ट मी दोस्तों,
अमेरिका वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर। जैसे इन्होंने ये फाउंड्री लगाई, यंग टर्क्स को बोलता हूं ऐसे ही यूनिट्स बनाइए, इंडिया विल बी नंबर 1। 30 years down the line, I'll not be able to see that day, but you will be ruling the world. On this closing note, thank you so much, Akhilesh. आप आए और हमारे साथ ज्वाइन किया और आपने इतना सब कुछ हमें बताया। Thank you so much for giving your time. Thank you so much, Rajesh ji.